नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं बजट 2023 को डिस्कस करूंगा और ये स्पीच जो है इसको डिस्कस करूंगा। इसमें सारे डायमेंशन हैं और डायमेंशन को के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि प्री में क्वेश्चन बनते हैं या मेंस में क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, या फिर ये ऐसा टॉपिक है इस बार जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, आम जनता से लेकर किसान, जो बिजनेसमैन हैं, इवन ट्रेडर्स हैं, शेयर मार्केट, स्टूडेंट, सभी के लिए ज़रूरी है। सो आप स्पीच को ढंग से देखते हैं, उसके बाद जो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने स्पीच जो है ये इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा, मैं आपको फिर से ढंग से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये फर्स्ट फैब को जो बजट है निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, उसकी स्पीच है। बाकी बजट से रिलेटेड जो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं वो डेड पोर्शन नहीं है इसका मोटो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बजट पे आऊँगा क्योंकि वैसे ही वीडियो लंबा होने वाला है। तो वो इसमें मेनली जो दिया गया है वो इसमें पीएम गति शक्ति इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बोला गया है, मीन्स समावेशी विकास जिसमें सभी को शामिल करते हुए उसके ऊपर बोला गया है। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, सनराइज ऑपरेशन, एनर्जी ट्रांसमीटर, ऊर्जा के क्षेत्र में ये बोला गया है, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बोला गया है पार्ट ए में। ये दो पार्ट में बनाया गया है, तो ये पार्ट ए है। और पार्ट बी में जो है उसमें भी कहीं ना कहीं टैक्स सरचार्जेस, स्लैब्स के बारे में, या फिर जो है इंसेंटिव स्टार्टअप्स के बारे में, आईएफएससी के बारे में, सरचार्ज के बारे में, हेल्थ और एजुकेशन सेस जो लगाया गया है उसके बारे में, या फिर जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या जो शेयर होगा उसके बारे में, ये सारे डिस्कस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बात की गई, जिसमें जीएसटी के बारे में बताया गया कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा हुई है। सो ये इंडियंस या फिर ये होल द क्रेडिट गोज़ टू जनरल पब्लिक। आफ्टर दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात किया गया ताकि हम जो है आयात निर्यात बढ़ा सकें, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और कुछ है कैपिटल गुड और इम्पोर्ट प्रोजेक्ट बात की गई, जिसमें कैपिटल गुड और इम्पोर्ट की बात की गई है। कुछ कस्टम एजम्पशंस की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, तो इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितना कहाँ पे रिबेट दिया गया है, टैक्स फ्री दिया गया है, या फिर इस पे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि कैसे इससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कैसे इंश्योर हो सकता है। बहुत सारी योजनाएं भी दी गई हैं और उसका एक एनेक्सेस जोड़े गए हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ स्टार्ट इन स्पीच, एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो दिया गया है। सो वो इसको प्रेजेंट किया गया है फोर्थ कमिंग ईयर के लिए। मीन्स हमेशा जो बजट होता है वो हमेशा फोर्थ कमिंग ईयर के लिए होता है। तो दिस इज़ 20 एंड 22 और 23 के लिए ये बजट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो अभी जो पैंडमिक हुआ था, जिसमें कि काफ़ी लोग कोरोना, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो है फाइनेंशियल और मेंटल और सभी जो नुकसान हुए, हेल्थ के नुकसान हुए, तो उससे रिलेटेड जो ये हुआ है तो उसके बारे में भी ये बात बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि देखिए कि कैसे उन्होंने पहले ये बताया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया हुआ है सीतारमण ने कि उन्होंने एम्पैथी पे की हुई है उनके लिए जो कि एडवर्स हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्ट हुए इस पेंडेमिक के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन की तरीके। बाकी इसमें ये बताया गया है कि सबसे बड़ी बात कि इस ईयर में एस्टिमेटेड जो है ग्रोथ ऑफ अ करंट ईयर इज़ 9.2, जो कि हाईएस्ट है लार्ज इकोनॉमी मींस कैसे हो गई, यूएसए चाइना हो गई, जापान हो गई, यूके हो गई, फ्रांस हो गई। इन इकोनॉमी में ये सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है, जो अभी ग्रोथ रेट है 9.2। तो ये अनुमान लगाया गया है कि ये होगी, फोर्थ कमिंग एस्टिमेट किया गया है।
उसके बाद तो कुछ ऐसा खास नहीं था, बस ये अमृत काल की बात की गई है कि उन्होंने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल में पहुंच जाएगा। मीन्स 20 ईयर्स का जो है, देखिए 25 ईयर्स का। एक्चुअली बात यह है कि अभी तक हम जो सेलिब्रेट कर रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव एट द रेट 75, यानी कि 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर कर रहे थे। अब उसका लक्ष्य बना दिया गया एट द रेट 100, यानी कि आगे ये इसीलिए कहा जा रहा है ये जो बजट है वो आगे 25 सालों के को प्रोजेक्ट किया गया है एट द रेट, तो इसी को अमृत काल बोला गया है, आज़ादी का अमृत काल बोला गया है। सो तो इसी में ये बोला गया है कि आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव एंड हैड टू एंटर इन द अमृतकाल 25 ईयर अलॉन्ग द लीडरशिप ऑफ इंडिया एट द रेट, ये देखिए किया गया। और उन्होंने एड्रेस भी किया था पीएम ने, जो कि इंडिपेंडेंस डे पे किया था कि विज़न फॉर इंडिया एट द रेट 100। तो ये बात कही गई, अमृतकाल जो है वो विज़न है। और वो विज़न कौन कौन से हैं वो भी हमें देखने हैं कि वो विज़न है, ये देखिए कि मैक्रो इकोनॉमी को बढ़ाना है, और उसके बाद ये है कि डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंस इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट फंड, इन सब पे काम करना है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो ये किया गया है, ये सारी चीज़ें। अब सिंस 2014 में जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसी का ये विज़न है कि नागरिकों में विशेष रूप से उन्होंने गरीबों और जो मार्जिनल हैं, सीए पर जो है, देखिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनके बारे में ये बात कही गई थी, उनको लेकर ये सारी बातें ज़्यादातर योजनाएं बनाई गई हैं। तो इस बजट में जो है मेनली ये कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है, देखिए कि 25 ईयर्स अभी जो बताया था उसमें कैसे किस तरह से हम आगे ले जाएंगे इस बजट में, वो बातें कही गई हैं। तो इसमें ऐसा कुछ अब खास नहीं मेनली है। ये देखिए 10th नंबर पॉइंट पे है कि 14 सेक्टर को इन्होंने मेनली विज़न किया आत्मनिर्भर भारत में, कि उसमें ज़्यादातर फोकस किया जाएगा, जिससे कि 70 लाख जॉब और एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ उसमें किया जाएगा ड्यूरिंग 5 ईयर का ये प्रोजेक्शन है। तो ये है। और उसके बाद LIC के बारे में भी बताया गया कि LIC में जो है वो शॉर्टकट एक तरह से 11 पॉइंट में आप देखिए कि इसमें ये बोला गया LIC में जो है जल्द लाने की संभावना है। LIC के लिए सार्वजनिक जो पब्लिक जो है सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ये लाने के लिए बहुत ज़्यादा है कि ये किया जाएगा। उसके बाद है नीलांचल। अब देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी में जो है एयर इंडिया हैज़ बीन कंप्लीटेड, इन्होंने बताया एयर इंडिया का कंप्लीट हो चुका है। अब NINL यानी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज़ बीन सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट किया गया है। और ये बताया गया है कि जो उसका द पॉलिसी इशू टू LIC एक्सपेक्टेड शॉर्टली, अदरवाइज 2 आर प्रोसेस। तो ये बात की गई है कि उन्होंने कहा हुआ है कि LIC के सार्वजनिक निगम मतलब जल्दी लाने की संभावना है और प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो ये है। उसके बाद नैफीड बात की गई है। देखिए नेक्स्ट कि नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो इसकी बात की गई है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, और ये है नेफिड। और नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैव बीन कमेंस देयर एक्टिविटी, तो इसमें ये बात कही गई है कि इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा इन कंपनियों को शुरू करने के लिए, इस तरह से। वैसे उसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन 14 पॉइंट में आप देखिए कि 14 पॉइंट्स में जो मेन जो 4 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई हैं, एक PM गति शक्ति, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है इन्हेंसमेंट इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सेक्टर और क्लाइमेट चेंज का, और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनकी बात की गई है। अब एक पॉइंट हम लेंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कैसे किया गया है। जैसे PM गति शक्ति के बारे में बात की गई,
तो मीन्स पीएम गति शक्ति का मतलब ही हो जाता है कि 7 इंजन्स जो हैं उन पे फोकस किया जाएगा। अब जो 7 इंजन्स हैं उन पे फोकस करने के लिए कि वो कौन कौन से हैं, जो 7 इंजन हैं जो संचालन किए जाएंगे, तो वो हैं क्या, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है। सीधे ये उनकी स्पीच है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए आप तो वो 7 इंजन्स की जो बात की गई है इसमें रोड है, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रोज़, इस तरह का, वाटरवेज जो जैसे कि NH1 है, नेशनल वाटरवेज जो बनाए गए हैं अभी, वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और ये सभी जो साथ हैं इनको जो यूज़ करते हुए, इन्हीं सबको यूज़ करते हुए सातों इंजन को, अर्थव्यवस्था को ये आगे ले जाएंगे, ऐसी बात की गई है। और उसके बाद जो इन्हीं की सहायता से जो है, इन्हीं की हेल्प से एनर्जी सेक्टर, द इंजन आर सपोर्टेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन के लिए, बल्क वाटर के लिए, सीवेज के लिए, सोशल इंक्लूसिव के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सामाजिक समावेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लिया गया जिससे कि जॉब हो सके यूथ के लिए स्पेशली, और इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हो सके। अब पीएम गति शक्ति जो नेशनल प्लान है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे, उसको एक एक पार्ट्स को ले लेते हैं कि कैसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रोड को लिया गया है कि कैसे, कि तो 18 पॉइंट है जिसमें कि सड़क परिवहन जिसको बोलेंगे, कि रोड को लिया गया है। अब रोड में भी ये है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इसमें जो इस 2022-23 में 25,000 किलोमीटर जो है वो रोड, उसको एक्सपेंड किया जाएगा हाईवे की, और 20,000 जो है वो बजट एलोकेट किया गया, करोड़ बजट एलोकेट किया गया है इसके लिए। अब इसी तरीके से गुड्स एंड पीपल सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट फॉर गुड्स और पीपल, इसके लिए ये किया गया है कि एकदम इसके लिए हमें डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और इसकी मदद से ये करने की कोशिश की गई, यानी कि यूनिफाइड लॉजिकल इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप, इन सब की बात की गई है। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है कि वो भी बनाना है PPP मॉडल से 2023 तक बनाना है। उसके बाद है रेलवे के बारे में बात किया गया है कि रेलवे जो है वो उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, और रेलवे के डेवलपमेंट में जो है लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये है कि रेलवे के लिए तो इसमें कहा गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, अगर पार्क की बात की जा रही है तो इसमें ये बोला गया है कि इसमें 4 जो लोकेशन है थ्रू PPP मॉडल वो अवॉर्ड किए जाएंगे। तो ये चीज़ें अभी लोकेशन का नाम नहीं बताए गए हैं। इसी तरीके से रेलवे में देख लीजिए कि रेलवे में क्या किया गया है कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लाया गया है, ताकि इसमें ये हो कि सप्लाई चेन, लोकल बिजनेस जो स्थानीय है रोज़गार उसमें डेवलप हो सकें, स्थानीय रोज़गार और सप्लाई चेन भी उसमें आगे बढ़ सके। इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया गया। आत्मनिर्भर भारत में 200 किलोमीटर नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा, और किसके वो किया जाएगा, 200 किलोमीटर नेटवर्क 2000 किलोमीटर नेटवर्क कवर किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, हमें सुरक्षा हो जाएगी। और इसी में ही 400, देखिए 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन बेटर एनर्जी एफिशिएंसी पैसेंजर के लिए खोला जाएगा। तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी खोली जाएंगी। तो ये भी इस वंदे भारत, तो इसको भी इंक्लूड करना है। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। अब देखिए 100 जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है फैसिलिटी की जाएगी आगे आने वाले 3 सालों के दौरान। अगले 3 सालों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो है वो किया जाएगा। सार्वजनिक, शहरी, पहाड़ी रेलवे के से संपर्क समेत। अब ये किया गया है कि इसमें जो है मतलब एक तरह से कनेक्टिविटी रेलवे की तो की जाएगी, ताकि ये मास अर्बन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी टू
तो कनेक्टिविटी के लिए रेलवे की बात की जा रही है, जो अभी तेज़ी से काम भी हो रहा है उसके बारे में, उसके लिए बात की गई है। उसके बाद पर्वतमाला देखिए, नेशनल रोप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इसमें ये है जैसे जो रिमोट एरिया, दुर्गम क्षेत्र जो हैं उनको कनेक्ट करने की बात की गई। 6 रोपवे प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर लेंथ के लिए जो है वो एम है बनाने का इनका, कि बनाया जाएगा, ठेके पे दिया जाएगा एक तरह से। ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर विल बी अवॉर्डेड। नाउ नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तो इसकी बात ये भी पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही आ जाता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है सभी को, चाहे वो वुमेन्स हो, फार्मर्स हो, सभी को एक साथ ले जाने की बात की गई है, समावेशी विकास की बात की गई है। तो उसमें एग्रीकल्चर की जो बात की गई है उसमें गेहूँ की खरीद मीन्स जो है, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट, राबी और ये बताया गया, और खरीफ की भी जो कॉस्ट है वो भी बताई गई है कि कवर की जाएगी 1208 लाख मैट्रिक टन ऑफ वीट एंड पैडी, इसकी बात की गई है। अब 29 पॉइंट जो है उसमें बात की गई है कि केमिकल फ्री नेशनल फार्मिंग की बात की गई है। मीन्स एक तरह से जो बायो जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड जो बनाया गया है उसकी बात, उसको यूज़ किया जाएगा एज ए फर्टिलाइज़र में। जैसे सिक्किम में भी बना हुआ है, स्टेट बना हुआ है, ऑर्गेनिक स्टेट बना हुआ है, तो उसकी बात की गई है। तो उसी में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो फार्मर्स को 5 लाख वाइडर कॉरिडोर रिवर गंगा फर्स्ट स्टेज में बात की जा रही है। मतलब इसमें ये है कि गंगा के नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों को ज़मीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें ये रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में की जाए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर 30 है कि 23 को ईयर ऑफ मिलेट्स। अब इसको हिंदी में बोलते हैं कंदन। अब देखिए यही है, तो इतना आपको इंग्लिश हिंदी नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में देते हुए इसको पढ़ना है। तो वो ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की गई है। नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नेक्स्ट 31 पॉइंट है कि इसमें डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल सीड पे कम करने के लिए, निर्भरता कम करने के लिए जो है एक स्कीम लाई गई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें यह है कि तिलहन के आयात की निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना चलाई जाएगी। डिजिटल और किसानों के लिए नेक्स्ट है डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज जो है वो फार्मर को प्रोवाइड की जा रही हैं या उनको दी जा रही हैं, ताकि किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाए। तो इसमें ये देखिए, किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा, पीपीपी मॉडल का यूज़ करा जाएगा, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सबको है कि ये है। और स्टेट जो है वो जो यूनिवर्सिटी हैं वो ज़ीरो बजट फार्मिंग और ऑर्गेनिक कृषि, जिसमें सिक्किम अभी बना हुआ है फर्स्ट स्टेट, उसकी बात की जाएगी कि की गई है, ताकि वैल्यू एडिशन और मैनेजमेंट हो सके। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और ज़ीरो बजट। अब इसी पे मेंस के क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग और व्हाट इज़ मींस ज़ीरो बजट, और इससे क्या इम्पोर्टेंस है आज के किसानों के लिए, जो अभी हैं मॉडर्नाइज किसान हैं, ये किस तरह से इसको फार्मर्स किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट इसके लिए ला रही है। अब इसमें फिर से ऊपर वाला लाया जा सकता है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, तो ये यूज़ किया जा सकता है, या फिर किसी तरीके से मिलेट्स ईयर ऑफ मिलेट्स, इस तरह से और भी जो है फसल्स के लिए ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। और ऑयल सीड के लिए देखिए काम किया जा रहा है, इस तरह से हाईटेक सर्विस, ड्रोन या पीपीपी मॉडल से भी कृषि में वेरिएशन, ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद दूसरा है कि जो फंड जो भी है वो भी एक तरह से दिया जा रहा है, नाबार्ड की हेल्प से जो फंड है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है इस तरह से। नाउ केन, बेतवा एंड अदर रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, ये है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सरप्लस वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी, और कहीं पर सूखा है, तो इसकी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो
जो किया जा रहा है लिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट लाया गया है। तो इसमें केन बेतवा सबसे पहले किया गया है और इसके लिए 44,600 करोड़ रुपए जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। और उसके बाद इससे क्या होगा, इससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़ेगी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ साथ जो है ये जो एरीगेशन है, एरीगेशन को बेनिफिट होना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 62 लाख पीपल को। और एनर्जी भी इसमें हाइड्रो एनर्जी भी 103 मेगावाट की हाइड्रो एनर्जी और 27 मेगावाट की सोलर एनर्जी हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें 4300 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। तो इस सब की बात की गई है। अब रिवर लिंकिंग में और भी जो बात की गई है वो की गई है। मेनली जो रिवर हैं वो है दमन गंगा पिंजल, पर ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ये फाइनल किए गए हैं कि इन पे मोस्टली इनको कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए बताया गया है कि सूटेबल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताया गया है कि अलॉट किया जाएगा। और नेक्स्ट है एमएसएमई। एमएसएमई में है कि को प्रमोट करने के लिए मीन्स एक तरह से असीम पोर्टल बनाया गया है एमएसएमई प्रमोट करने के लिए। तो असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा इसमें, मीन्स जितने भी हैं ये ई शरण, उद्यम, एनीस एंड असीम पोर्टल, इन सब को इंटरलिंक किया जाएगा। तो ये सारे पोर्टल के बारे में हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या यूज़ करना है और किस तरह से है। और उसके बाद इसकी हेल्प से जो है वो G2C गवर्नेंस टू कस्टमर और कंज्यूमर और उसका B2C और B2B बिज़नेस टू बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरीके से एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात की गई है। तो ये स्कीम जो है ये 130 लाख MSME के लिए प्रोवाइड की जाएगी, MSME के लिए। उसके बाद है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात की गई है कि 2 लाख उसमें करोड़ रुपए उसमें प्रोवाइड की जाएंगे। उसके बाद रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के लिए 6,000 करोड़ रुपए की बात की। आप देखते रहिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात की गई है। और उसके बाद 44 पॉइंट है कि डिजिटल इकोसिस्टम जो है फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड के लिए बात की गई है कि कैसे उसमें कौशल उसमें बढ़ाना है और कैसे उसमें लाइवलीहुड कैसे बढ़ाना है, इसकी बात की गई है कि किस तरह से उसमें डिजिटल लाइवलीहुड और DSP पोर्टल शुरू किया जा रहा है। तो इसकी बात की गई है जो कुछ ऐसा, मतलब ये देखिए देश स्टेक ई पोर्टल, देखिए देश स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है स्किल और उसके लिए किया जा रहा है। फिर देखिए एक तरह से ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है सभी स्टेट्स में। तो ये है। उसके बाद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो इसमें 46 पॉइंट में है कि जो अभी पेंडेमिक हुआ था, जो महामारी हुई थी, उसमें हमारे स्कूल जो बंद थे, तो उसके बारे में बात की गई है कि कारण जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति और SC ST और OBC हैं, तो लगभग उनकी शिक्षा ऑलमोस्ट जो है वो 2 ईयर्स से जो है वो अभी वो बाधित हो चुकी है, लॉस्ट हो गई है। तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि उनके लिए फिर से जो TV चैनल हैं जो बनाए गए थे इसके पर्पज़ के लिए 1 क्लास और 1 TV चैनल प्रोग्राम MP ने ई-विद्या के थ्रू बनाया हुआ था। तो उसको अब एक्सपेंड करके 12 to 200 TV चैनल्स की बात की गई है कि बनाया जाएगा फॉर क्लास 1 to 12 के लिए किया जाएगा। और उसके बाद जो है वोकेशनल कोर्स भी प्रमोट किए जा रहे हैं, और 750 वर्चुअल लैब्स साइंस और मैथ्स के लिए किए जा रहे हैं, इसके लिए लैब के लिए भी किए जा रहे हैं स्टार्टअप के थ्रू। हाई क्वालिटी कंटेंट भी जो सभी लैंग्वेज में, ऑल स्पोकन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है।
इंटरनेट, मोबाइल और टीवी और रेडियो के थ्रू किया जा रहा है। कंप्रहेंसिव मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ई कंटेंट किया जा रहा है। तो इसकी बात की गई है। तो इसमें जो यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन जो किया जा रहा है, तो इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तो इसमें जो चैनल को बढ़ाया जा रहा है बता चुका हूँ। उसके बाद है 75 ई लैब बताया जा रहा है, 23 तक ये भी है। हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्मेट पे ये बनाया जा रहा है। एक्सपर्टाइज ICT एक्सपर्टाइज की हेल्प से बनाए जा रहे हैं। तो इसकी डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है। अब बात की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की गई है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है रोल आउट किया जाएगा, ताकि इसमें हेल्थ आइडेंटिटी और कंसेंट फ्रेमिंग, यूनिवर्सल एक्सेस हेल्थ फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिजिटल रजिस्टर इसमें किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसकी बात की गई है। तो इसमें नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर जो है वो बनाने की बात की गई है विद निम्हांस। अब निम्हांस के थ्रू ये बनाने की बात की गई है। और इसको जो बनाया जाएगा, जो वो नेशनल नोडल सेंटर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर IITB, इस टेक्नोलॉजी को इसके थ्रू मतलब ये सहायता की जाएगी, इसको बनाने के लिए हेल्प की जाएगी। अब वो इसके थ्रू नेक्स्ट है मिशन शक्ति मिशन और वात्सल्य मिशन और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, ये सारे मिशन हैं जो प्रोग्राम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि तो ये है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति के लिए बात की गई है। और अमृत काल में इसी को ही बढ़ाना है। अमृत काल फिर से बताता हूँ कि @75 से लेके @100 ईयर्स तक जो प्रोग्राम है, ये ड्यूरेशन है 75 साल, ताकि 100 साल हो सकेंगे। तो इसमें स्कीम में नेमली है मिशन शक्ति, वात्सल और ये सब है पोषण, इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मिशन शक्ति जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। मिशन वात्सल जो है कोरोना में जो अपने पेरेंट्स को बच्चे खो दिए हैं, तो उसके लिए है कि 21 साल तक 3000 रुपये पर मंथ देने की बात की गई है वात्सल योजना में। तो इस तरह से है। सक्षम आंगनवाड़ी के थ्रू जो है पोषण और जो बाल है और महिलाओं के लिए है उसकी बात की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी, ये पोषण के थ्रू जो है महिला और वुमेन और चाइल्ड दोनों की बात की गई है। तो ये सारी स्कीम्स है जिनको आपको ईयर वाइज आप देख सकते हो, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए। उसके बाद है हर घर जल, तो 22 तक डिसाइड किया गया था, लेकिन अब उसी में है कि इसमें जो एलोकेट किया गया था 8.7 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया था, और 2023 तक जो है वो ये देखिए इतना 60,000 करोड़ रुपए जो है वो कवर के दिए गए हैं, ताकि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को 22-23 तक हर घर जल प्रोवाइड किया जा सके। हाउसिंग फॉर ऑल 22-23 80 लाख पीपल हाउस कंप्लीट कर चुके हैं और एलोकेट कर चुके हैं। और अब क्या है कि इसमें एलोकेट किया जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें कि जो है ये 2023 तक 80 लाख हाउसेज जो है वो बनाए आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इनको भी उसमें कवर करना है। तो इस तरह के इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, तो इस तरह से बात की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो इसी को PM डिवाइन की बात की गई है, और इसी में जो है नॉर्थ ईस्ट जो है उसी में एनेबल किया जाएगा कि उसमें 1500 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा।
तो इसमें एक ये योजना है जिसमें कि जो जो नॉर्थ ईस्ट में जो रह रहे हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी करने के लिए और सामाजिक विकास के लिए जो वुमेन्स हैं उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो है ये किया जा रहा है कि इसमें जो सीमा पे हैं जो बॉर्डर विलेज हैं, बॉर्डर विलेज जो हैं इनको जनसंख्या बहुत जो जिनमें बहुत कम है उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो वाइब्रेंट विलेज है जो इनको कनेक्टिविटी दी जाएगी और इनको सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस और जैसे दूरदर्शन चैनल भी देना, सड़क में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि इनको देना है जो बॉर्डर विलेज है। तो बॉर्डर विलेज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो ये है। उसके बाद एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग, तो ये जाहिर सी बात है कि 22 में 100% 1.5 लाख ऑफिस मतलब 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है कोर बैंकिंग सिस्टम में चालू हो जाएगा, जिससे कि मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स होता है सभी को वित्तीय समावेशन से जोड़ने की बात की गई है। सो दिस इज़ ऑल्सो, इसके लिए एटीएम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इन्हीं सबको यूज़ करते हुए किया गया है। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग की बात की गई है। तो डिजिटल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग की बात की गई है। डिजिटल बैंकिंग में ये है कि इसमें जो डिजिटल पेमेंट्स हैं या फिनटेक जैसे जो कार्य चल रहे हैं, ये देखिए डिजिटल पेमेंट और फिनटेक जैसे जो है इनको यूज़ किया जा रहा है। और इसमें भी वही है कि 75 डिजिटल यूनिट 75 ईयर हो चुके हैं, तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBUs 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा लगाए जाएंगे। तो इतना है इसमें। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन एंड क्लाइमेट फंड। तो जलवायु से रिलेटेड जितने भी हैं उनमें हैं जलवायु उत्पादकता और इन सब के रिलेटेड है। तो इसमें यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2 पॉइंट और ईज़ ऑफ लिविंग, इसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2 पॉइंट, ईज़ ऑफ लिविंग की बात की गई है। तो इसमें जो है 25,000 कॉम्प्लायंस हैं जितने भी हैं, अनुपालनों को कम किया जाएगा। और कानून भी जितने भी हैं जैसे ये कानून थे मीन्स 1486, इनको भी जो है रिपील किया जाएगा, इनको भी ख़त्म करने की शुरुआत की जा रही है कि इनको भी ख़त्म किया जाएगा। मीन्स मिनिमम गवर्नेंस, इनका ये सारी प्रॉब्लम, ये जो स्कीम है वो मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, आवर ट्रस्ट इन पब्लिक और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हमें बीच बीच में यूज़ भी करना है ऑन आंसर राइटिंग। और इसी की वजह से ये मीन्स यही एम है जिसकी वजह से किया जाएगा। और फिर वही अमृतकाल की बात की गई है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस EODB 2.0 की बात की गई, ईज़ ऑफ लिविंग की बात की गई है कि ये इससे यह होगा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बढ़ेगा, इसको बढ़ाया जाएगा ताकि इससे जो अब 2.0 ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे क्या होता है कि उत्पादकता क्षमता, मानव संसाधन, ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, कैपिटल है, इन सब का जो इसमें सुधार लाया जाएगा। राइट टू नो के स्थान पे नीड टू नो के सिद्धांत पे काम किया जाएगा। यही चीज़ बताई गई इसमें। देखिए आपको इसमें ह्यूमन रिसोर्स विल बी, हाँ। और उसके बाद जो 65 है न्यू फेज़ विल बी एक्टिवेटेड। तो इसमें यह है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ मैनुअल प्रोसेस और ये सब की बात की गई, इंटीग्रेशन ऑफ ये बात की गई है। नेक्स्ट है ग्रीन क्लियरेंस की बात की गई। तो ग्रीन क्लियरेंस में है कि उसमें ये है कि एक सिंगल विंडो बनाया जाएगा, एक सिंगल विंडो पोर्टल। परिवेश की बात की गई है, ये परिवेश की बात की गई कि सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि 8 में लॉन्च किया गया, 2018 में लॉन्च किया गया था। तो उसमें ये है कि इसमें पर्याप्त कमी है, इसमें कुछ जो कमी है तो उसी को इम्प्रूव करके आगे
जो बात की जा रही है, आगे बात की जाएगी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन की बात की जा रही है। ई पासपोर्ट, तो ई पासपोर्ट जो है वो चिप और फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें ये पासपोर्ट की बात की जा रही है। इसमें यहाँ नागरिकों को अपनी विदेश यात्रा में मीन्स अधिक सुविधा मिलेगी। इस तरह सिटीजन और ओवरसीज ट्रेवल में इनको जो है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है कि इसमें है कि 100 ईयर्स का जो किया जाएगा, इसकी संभावना है कि 100 ईयर्स में जो है वो जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या है, वो हाफ पॉपुलेशन हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो इसी को प्रिपेयर करने के लिए क्रिटिकल इम्पोर्टेंस इसका हो जाएगा। तो इसी के लिए है कि टायर 2 टायर 3 सिटी को मेनली फोकस किया जाएगा। इसमें ये बात की गई। तो पॉपुलेशन सेक्शन में आप इसको लिख सकते हो कि ये बजट में भी जैसे डिक्लेयर किया गया, इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हुए इसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, इसकी बात की गई। अर्बन प्रोग्राम सपोर्ट टू स्टेट, तो इसमें क्या गया, ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट की बात की गई और टाउन प्लानिंग स्कीम की बात की गई है। दोनों स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों को मिल के काम करने की बात की गई है। और इसी में जो है अमृत जो है स्कीम है जो है, इसको भी अमृत स्कीम की भी बात की गई कि अमृत स्कीम के बारे में यूज़ करना है, अमृत स्कीम का यूज़ करके करना है कि किस तरह से अमृत स्कीम और बाकी सब चीज़ों को मिलाकर कैसे एक तरह से जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी उसको सहायता देना है, और जो राज्यों द्वारा टाउन नियोजन योजना है और इससे बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब इन दोनों को प्रमोट किया जाएगा, इसकी बात की गई है। नाउ नेक्स्ट है 71 पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेसिफिक नॉलेज इन अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन टू डेलिब्रेट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सेंटर। इसमें ये कहा गया है कि जो AICT है, AICT जो है उसमें 71 पॉइंट है। तो AICT जो है उसने 250 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए हैं, 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे कि ये होगा कि जिससे कि पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है वो सबके ज़्यादा वो गुणवत्ता से किया जा सके, इसकी बात की गई है। तो अब इसमें कहा गया क्लीन एंड डेवलपमेंट मोबिलिटी की बात की गई है कि कैसे कि स्वच्छ और धारणीय आवागमन, इसको ये हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी बात की गई है। तो इसमें जो है गवर्नेंस सोल्यूशन दिया गया कि मोबाइल जोन विद जीरो फसल पॉलिसी की गई है। जीरो फसल पॉलिसी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करना। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की गई है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि अदला बदली, बैटरियों की अदला बदली की नीति की जाएगी। तो इसके अंदर ये है कि किया जाएगा कि अंतर प्रचालनीय तैयार किया जाएगा, मीन्स एक सेवा के लिए रूप में बैटरी और ऊर्जा मतलब एक तरह से बैटरी को बैटरी फॉर एनर्जी एज अ सर्विस मीन्स यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट और इनोवेटिव बिजनेस के लिए किया जाएगा, और ये क्लीन एनर्जी भी है, ये प्राइवेट सेक्टर में विल बी इनकरेज। तो बैटरी और इनसे रिलेटेड जो है उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा बूस्ट करेगी। ये है इसको भू अभिलेखन प्रबंधन, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात की गई। तो इसमें लैंड रिकॉर्ड की वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको सख्ती से एकदम इस तरह से स्ट्रांगली इम्परेटिव किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने ये कहा हुआ है कि IT आधारित प्रबंधन किया जाएगा, IT बेस्ड मैनेजमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसकी बात की गई है। और इसी में जो है ये एक और है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी बनाने की बात की गई है ताकि कोई भी जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है कहीं से भी किया जा सके, तो इसकी बात की गई। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसकी बात की गई है कि 75 में कि दिवाला जो हो जाते हैं बैंक, उसके समाधान के लिए जो संशोधन है क्या किया जा सकता है, उसकी बात की गई है कि बैंक का भी जो बीच में जो इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट करने का है ताकि उसे ठीक हो सके या प्रोवाइड किया जा सके, नहीं जो है
उसके बाद है त्वरित कॉर्पोरेट समाधान की बात की गई है, एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की बात की गई है। और ये फिर से आईटी बेस्ड है और इसी में है कि सेंट्रल फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड एग्जिट इसकी बात की गई। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स की बात की गई है कि 10 डेज़ में एक तरह से इसमें ये प्रोविज़न मेड किया गया कि पेमेंट जो है वो जो कि देखिए इसमें ये कहा गया है कि अमृत काल में ही जो बनाया गया है कि इसमें जो बिल हैं जितने भी हैं उसमें 75% जो है वो जो भुगतान है वो ज़रूरी है और 10 दिन के भीतर में मीन्स 10 दिन के अंदर में आपको 75% जो है वो मैंडेटरी है जो पे कर देने हैं ताकि जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलेशन, मध्यस्थता करके उसको समाप्त करने की बात की गई है। उसके बाद एज फर्दर स्टेप टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी टू रिड्यूस द डिले इन द पेमेंट, तो उसके लिए ई बिल और एंड टू एंड ऑनलाइन और ई सिस्टम की भी बात की गई है। रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर सप्लायर एंड वर्क कॉन्ट्रैक्टर की बात की गई है ताकि जो है वो इनडायरेक्ट जो है माध्यम है उनको कम करके किया जा सके। इसमें यह है कि जो पारदर्शिता है मीन्स एक तरह से इसमें ये जो है ये इसमें ट्रांसपेरेंसी एक तो बनेगी। जो सप्लायर अगर हम डायरेक्ट सप्लायर और वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अगर बीच में से अगर हटा देते हैं, इनडायरेक्ट जो है वो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने की बात की गई है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बन सके। और IRDA को जो है ये फ्रेमवर्क इशू करने की बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से दी गई है ताकि जो सप्लायर और जो ठेकेदार है वो इसको दूर कर सके। नाउ 81 पॉइंट है कि इसमें ये कहा गया है कि एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग और कॉमिक इस सेक्टर में इमेंस पोटेंशियल है यूथ के लिए, युवाओं के लिए। जो एनिमेशन की फील्ड है, विजुअल इफ़ेक्ट है, गेमिंग है, उनमें है, तो इसके लिए भी एक तरह से ग्लोबल डिमांड भी है इसकी। तो इसके लिए बड़ी संभावना और ग्लोबल डिमांड सब कुछ है। तो इसके लिए हमारे बाजारों को वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए मीन्स इसमें डोमेस्टिक जो है कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग आवर मार्केट एंड ग्लोबल डिमांड, तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इसमें बढ़ाना है, एक तरह से है बिल्ड करना है, ये चीज़ है। अब टेलीकॉम सेक्टर की बात आ रही है तो टेलीकॉम सेक्टर में जनरली 5G टेक्नोलॉजी, अब क्वेश्चन जो ये है ये मेंस में ज़रूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ दिस पोटेंशियल, व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू एनहेंस दिस टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में है कि क्या है, किसका पोटेंशियल क्या है, संभावनाएं क्या है, सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो बजट का आप रेफरेंस देते हुए कर सकते हो कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी तो ही है इसमें। और इसीलिए 5G मोबाइल सर्विस को एक तरह से प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर को जो है इसके 5G टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरह से 2022 में इसको दी जाएंगी इस तरह से। अब 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको एक मीन्स है लिंक्ड सेंसिटिव इनसेंसिटिव स्कीम एज ए पार्ट ऑफ बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसीलिए और रिसर्च और डेवलपमेंट, तो इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए 84 पॉइंट में है रिसर्च और डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन किया ज़रूरी है ताकि इससे ये हो सके कि एक सस्ते जो ब्रॉड है, अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड है और मोबाइल सर्विस प्रोलिफरेशन है कि जो इसमें ये है कि मोबाइल सर्विस को प्रसार करने के लिए और अफोर्डेबल जो सस्ते जो हैं हमारे पास सस्ते ब्रॉडबैंड हैं उनको सक्षम बनाने के लिए जो है एक तरह से 5% जो है जो जो ये देखिए यहाँ पे 5%, ये फिर से 5% एनुअल कलेक्शन अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेटेड। तो एलोकेट किया जाएगा 5% जो है वो फंड किया जाएगा ताकि मोबाइल सर्विस और ब्रॉडबैंड को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। और मीन्स ताकि ये सारा चीज़ है रिमोट या रूरल एरिया के लिए। तो रिमोट और रूरल एरिया के लिए सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा का जो है प्रसार करना है और 5% जो है तक आवंटित किए जाएंगे इसमें निधि, एक तरह से जो जो पैसे हैं या जो बजट है वो बताया जाएगा, वो दिया जाएगा।
उसके बाद है कि हमारा जो विज़न है वो है रूरल, ग्रामीण और रेजिडेंशियल। तो इसके लिए है कि एसेस कर सकें ई सर्विसेज के लिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए जो है ईज़िली एसेस कर सकें ऐसी फैसिलिटी के लिए, तो अर्बन और रेसिडेंट के लिए किया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि ये हो सके, तो इसके लिए 22-23 में जो है पीपी मॉडल, पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का यूज़ करके भारत नेट जो है वो भारत नेट जो है प्रोजेक्ट, अब इसमें देखिए, ये देखिए कि भारत नेट जो प्रोजेक्ट है पीपीपी थ्रू करके इसको अवॉर्ड किया गया है ताकि ये ग्रामीण और इसको कर सकें। और इसमें ये भी है, ये भी दे रखा है कि इसमें 2025 तक इसके जो है कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है, संभावनाएं हैं। तो ये इसी तरीके से इकोनॉमिक जोन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है कि इसे कैसे प्रमोट किया जा सके। 88 पॉइंट है, तो सॉरी 86 पॉइंट है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इकोनॉमिक जोन एक्ट की बात की गई, रिप्लेस करके न्यू लेजिस्लेटिव बनाने की बात की गई है कि एक तरह से एक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जो राज्य को उद्योग और सर्विस हबों के विकास में, मतलब राज्यों को एक तरह से इंक्लूड किया गया है इसमें। ये देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नया बनाने की बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड हब्स की बात की गई है। तो स्टेट बिकम पार्टनर, तो स्टेट को पार्टनरशिप में, स्टेट को इन्वॉल्व है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, साधारणीय विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए स्टेट को ज़रूरी है इंक्लूड करना। अब है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। तो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी अवॉर्डेड। तो तो इसमें ये है कि 58 से बढ़ाकर, 58% था उससे बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। ये एक मेन पॉइंट है डिफेंस के लिए, आत्मनिर्भर भारत इक्विपमेंट के लिए। आर्म फोर्स जो है, जितने इक्विपमेंट फॉर आर्म फोर्सेस के लिए 68% कर दिया गया है, जो पहले था 2021-22 में 58% था। अब डिफेंस में R&D जो है ओपन किया गया है, तो इसमें क्या गया है, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स इन सब के लिए बात की गई है। तो इसके लिए जो है वो 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट जो है रिमार्क किया गया है। तो ताकि 25% के साथ जो है उसमें स्टार्टअप और एकेडमिक और इंडस्ट्रियल सारा रिसर्च हो सके, आके हम डेवलप कर सकें। तो DRDO और अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ये करने की कोशिश की गई है। उसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटी जो है उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेस सिस्टम, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स की बात भी की गई है कि इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जेनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे वर्ड्स हैं जिनको कि एक हैवी वर्ड्स हैं, इनको कि आप हमेशा आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। तो सस्टेन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, साधारणीय विकास, पर्यावरण मित्र योजना, ये देखिए स्पेस इकोनॉमिक हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको सबको लेके आपको मैं मेंस की जब क्लासेस चलाऊंगा तो एक एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कितने क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी केवल हम बजट पे ही फोकस रहेंगे, डेविएट नहीं होना है हमें। सो नेक्स्ट है 90 जो पॉइंट है, दैट इज़ यहाँ पर यह है कि सहायक नीतियाँ जो हैं, यानी कि जो मीन्स डोमेस्टिक जितने भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो लाइट टाइट रेगुलेशंस हैं, तो उनको थोड़ा सा ये करना है, उसको प्रमोट करना है और उसको एक तरह से लाइट करना है, मीन्स सरल बनाना है, उनको इजी बनाना है, लाइट टाइट रेगुलेशंस करना है, तो सरल बनाना है और R&D को सपोर्ट करना है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर करके कोशिश करना है कि उनको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो उसमें शिक्षा है, इंडस्ट्री है, पब्लिक है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये सारा प्रोवाइड किया जा सके। अब एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और GS थर्ड पेपर का भी है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ से ही हम लेंगे। तो इसके बारे में हमें ये देखना है कि जो स्ट्रेटजी है जलवायु परिवर्तन, जो सबसे बड़ा है नेगेटिव पॉइंट है, हमें ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज इज स्ट्रांगली नेगेटिव
पॉइंट के बारे में बताया जाता था। कोप 16 ग्लासगो में हुआ था लास्ट नवंबर में। उसमें क्या कहा गया था कि व्हाट इज़ नीड टुडे इज़ माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टीड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजप्शन। मीन्स इसमें कहा गया था कि आज किसकी आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य है और अविवेक और विनाशकारी उपयोग के बजाय उपयोग पर विचार करना चाहिए कि जो अभी है उसका टुडे रिसोर्सेज हैं उनका एक तरह से ऑप्टिमम यूज़ करना है हमें। तो ये है। तो उसमें क्या है, द लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है। लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। और जो धारणीय विकास फिर से वही आ गया है, उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेगी। नाउ 92 पॉइंट जो था कि यह रणनीति जो है रोजगार का अवसर प्रदान करेगी, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट देगी, अपॉर्चुनिटी देगी, दिस स्ट्रेटजी। और दूसरी बात यह है कि और ये है जो ये बजट है ये प्रपोज किया गया है सर्वेल नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्शंस अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक जो है कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। अब नाउ सोलर एनर्जी, अब एक एक एनर्जी पॉइंट में हम करेंगे। तो सोलर एनर्जी पे देखेंगे जो मोस्ट फोकसिंग है। तो 2030 तक 280 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 2030 तक वो एक तरह से लक्ष्य है, हमारा एम है। और पीवी मॉडल पे, SUPV मॉडल पे देखिए इसमें तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो हैं वो मेड किए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जाएगी। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है, जिसमें 10 सेक्टर जैसे कि 10 सेक्टर जो हैं वो उनकी बात की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, यूज़ ऑफ ऑयल वेस्ट है और टॉक्सिस हैं, हैजार्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वेस्ट हैं। तो इन सबको फोकस करने की बात की गई है कि ये चीज़ें हैं। तो एक एक इस पे भी एक एक टॉपिक है जिसको कि आप अच्छे से आपको देखना है। अब ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। अब कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की बात जो की गई है उसमें ये किया गया है कि 5 से 7% बायोमास पहले प्लेट को थर्मल पावर में जलाया जाएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, मीन्स इसमें ये कहा गया कि 5 to 7% बायोमास जो हैं इनको की थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर प्लांट में जो है CO2 सेविंग के लिए जलाया जाएगा, जो कि एनुअली 38 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली होगा, जिससे कि CO2 जो है हम कोशिश करेंगे बचेंगे। 38 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी इससे। तो ये किया गया, द विल बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर एंड, अब इससे एक्स्ट्रा इनकम भी होगी फार्मर के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगी लोकल करने के लिए होगी। नाउ अब एनर्जी सेविंग के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे मैनेजमेंट करें। तो उसके लिए है कि एनर्जी सर्विस कंपनीज़ जो हैं बिज़नेस मॉडल में उनको यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से हम 97 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें ये हो गया कि कोल गैसिफिकेशन और जो कोल है कंजर्वेशन ऑफ कोल इनटू केमिकल। तो अगर इसको कोल को जो है केमिकल में जो परिवर्तित करने के लिए फोर जो हैं वो एक तरह से टू रिक्वायर्ड इंडस्ट्री विल बी सेटअप टू इन्वॉल्व द टेक्निकल इन। तो एक तरह से इसमें है 4 प्राइवेट परियोजनाएं दी गई हैं, तो उनको यूज़ करना है। मीन्स 4 जो प्रोजेक्ट हैं, पायलट प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन और कोल को केमिकल में करने के लिए दी गई हैं, सेटअप करने के लिए दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें फॉरेस्ट्री के बारे में बताया गया है कि क्योंकि ये भी मीन्स प्रमोट किया जाएगा फॉरेस्ट्री को भी, ये भी एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूज़फुल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में पूछा जाता है कि वुड एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो पॉलिसी रिक्वायरमेंट है, तो कृषि वानिकी जिसको बोला जाता है हिंदी में, या निजी वानिकी, और इसको बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि किसान को एक तरह से फाइनेंशियली हेल्प मिले एग्रो फॉरेस्ट्री से, और उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और
जो हैं वो, और शेड्यूल कास्ट जो हैं, ये जो कृषि वानिकी करना चाहें उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा SC STs को कर सकें। अब पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो इसमें पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई, सार्वजनिक पूंजी निवेश। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस बड़े उद्योगों को ये है, MSME जो जितने भी हैं या बड़े उद्योग हैं, लार्ज इंडस्ट्री MSME को, इनको एक प्रोफेशनल, तो ये फार्मर के थ्रू बेटर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा फार्मर के लिए। तो ये किया गया है कि बड़े उद्योग एवं MSME निर्मित बड़ी मांग को करते हुए, इसमें मतलब ये है कि बेहतर कृषि अवसंरचना के माध्यम से किसानों को मदद मिल जाएगी। तो ये निवेश किया जाएगा एक तरह से कैपिटल, ताकि उनको मदद मिल सके। और इसके लिए नेक्स्ट है कि 100 पॉइंट है कि ये अब ये कहा गया आउटलाइनिंग पैरा 5 मान लिया, इसमें बताया गया है कि जो निवेश है उसको निजी, मतलब एक तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट, पब्लिक टू प्राइवेट, एक तरह से दोनों को इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाने की बात की गई है, इस तरह से है। अब 101 है कि जैसे कि 101 में है कि एक बार जो केंद्रीय बजट है उसमें जो कैपिटल, जो पूंजीगत व्यय है, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय जो यूनियन बजट में है वो 35.4% है, यानी कि करोड़ रुपीस, यानी कि 5.54 लाख करोड़ जो करंट में है उसको 7.5 लाख करोड़ जो है 2023 में किया जाएगा। तो ये एक तरह से ये बढ़ाया गया है, अमाउंट किया जाएगा। और जो इंक्रीज़ किया गया मोर देन 2.2 टाइम्स द एक्सपेंडिचर इज़ 1920 एंड, और ये जो है वो 2022 में जो है वो 2.9% GDP का, ये इम्पोर्टेंट है 101। इसका मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि केंद्रीय बजट में जो पूंजीगत व्यय है, परिव्यय में तेज़ी से बढ़ोतरी की जाएगी। मींस जो है कि 35.4% की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाई जाएगी। मींस पहले कितना था, पहले जो था वो था 5.54 लाख करोड़, अब कितना कर दिया गया है, अब कितना किया गया है 7.5 लाख करोड़। तो इस तरह से ये बढ़ाया जाएगा। और ये कितना है, ये जो GDP का है ये 2.9% ऑफ GDP होगा। ये पूरी बात कही गई है कैपिटल के बारे में। सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन इससे आ सकता है और ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई कि इन्वेस्टमेंट टेकन टुगेदर विद द प्रोविज़न मेड फॉर द, तो इसमें ये बताया गया है कि राज्यों को जो अनुदान के माध्यम से पूंजीगत जो है पूंजी सृजन किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने कारगर पूंजी व्यय, अब देखिए ये देखो इसमें यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एस्टिमेट किया गया है कि 10 लाख से 10.68 लाख करोड़ जो है वो इतना दिया गया है 20 इसी GDP में, और वो जो कि है 4.1% ऑफ GDP है। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है कि ग्रीन बॉन्ड में जो है सभी बाज़ारों में मतलब एक तरह से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाएंगे, और जो हरित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको इंश्योर करने के लिए किया जाएगा। और इससे ये होगा कि कार्बन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इकोनॉमी में। ये किया गया। GIFT IFSC, तो GIFT ISFT है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट, वो है वो GIFT सिटीज़ उनको बताया जाएगा। मतलब एक तरह से जो वर्ल्ड क्लास जो है विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थाओं को GIFT शहरों और वित्तीय प्रबंधन में, मतलब एक तरह से जिसमें कि डिफरेंट जो हैं वो कोर्सेज हैं, मैथ्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, फिनटेक, फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशन, इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। तो ये है। अब GIFT जो शहर हैं, उनके सिटी हैं, उनके बारे में ये हैं कि फॉर टाइम सेटलमेंट डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल ज्यूडिशरी। तो इसमें ये है कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों
में जो के समय में जो समाधान किया जाएगा, ऐसा कुछ है कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है सेटलमेंट किया जाएगा। एक तरह से आईआर में ये यूज़ हो सकता है, जीएस पेपर 2 में ये पॉइंट है। नाउ अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, स्टेटस की बात की गई है, तो इसमें है डेटा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। इसको हार्मोनाइज लिस्ट में जो कि मींस बहुत हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो इसमें यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी स्टोरेज को फैसिलिटेट करने के लिए बात की गई है कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना भंडार को क्रेडिट सुलभ कराया जाएगा। अब नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात की गई कि 5.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, बस, बाकी इतना खास नहीं है इसमें। और श्रम इसमें नेक्स्ट है ब्लेंडेड फाइनेंस। तो ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं मिश्रण की बात की गई है कि सम्मिश्रण, इसको सम्मिश्रण वित्त भी बोलते हैं एक तरह से। तो इसमें ये कहा गया है कि सरकार ने जो फंड्स देंगे कि सिडबी को सिडबी जो है उसको दिया जाएगा, ताकि NIIF और सिडबी को फंड प्रोवाइड किया गया है ताकि इसमें ये हो सके कि क्लाइमेट और डीप टेक, देखिए क्लाइमेट, डीप टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मेसी और एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ें ब्लेंडेड फाइनेंस और गवर्नमेंट शेयरिंग में 20% जो हैं वो सीमित किया जाएगा, जिससे सरकार का हिस्सा 20%, गवर्नमेंट का जो है शेयरिंग भी लिमिटेड 20% की जाएगी और निजी को दिया जाएगा। मीन्स टोटल होल द थिंग्स इज टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। तो इन सब के लिए फंड दिया गया है और गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल कम से कम कर रही है, ये इसमें एक झलक दिख रही है। फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की गई है। तो इसमें ये है कि जो अवसंरचना के जो विश्लेषण है इसमें भी देखिए निजी, फिर से वही है, प्राइवेट कैपिटलाइजेशन को यूज़ किया गया, पीपी मॉडल को यूज़ किया गया, टेक्नोलॉजी और नॉलेज असेसमेंट के बारे में मल्टी लेयर एजेंसीज़ को पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसी तरीके से डिजिटल रुपी, तो डिजिटल इसमें है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव अ बिग बूस्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी। अब डिजिटल इकोनॉमी में बहुत फोकस किया जा रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो या और डिजिटल एज करेंसी हो, उसके बारे में किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ अभी रिडक्शन भी किया गया है, अभी आगे आएगा, अब हम देखेंगे। तो उसमें है कि इसमें यह है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा एक तरह से, और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने को मिलेगी डिजिटल करेंसी, और ज़्यादा ही एफिशिएंट होगा। अब इसमें ही ब्लॉकचेन भी जैसे ये किया गया है, देखिए ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजी के बारे में भी किया गया कि RBI जो है वो एक तरह से इशू करेगा, जारी किया जाएगा, और इसकी शुरुआत जो है वो 2023 से शुरू कर दी गई है। तो फाइनेंस असेसमेंट ऑफ स्टेट ऑफ कैपिटल, अब इससे भी अब शेयर मार्केट वाले अगर सुन रहे होंगे तो उनसे ये है कि वो समझ जाएंगे कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की गई है। बट कुछ शेयर डाउन गए हैं क्योंकि 30% उसमें से ऑलमोस्ट जो है वो टैक्स या सरचार्जेस की बात की गई, इस वजह से डाउन गए। अदरवाइज प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो बिटकॉइन है ज़रूर होना है, तो आगे इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है ना। 112, अब 112 नंबर जो है, 112 हमारा बजट भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो आर्टिकल है वो 112 आर्टिकल के अंडर ही हम कर रहे हैं बजट को डिस्कशन। तो 112 आ गया है तो इसलिए याद आ गया। तो इसमें यह है कि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर किया गया है, और इसमें एक तरह से पूंजी निवेश कैपिटल स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई, स्टेट को भी इंक्लूड करते हुए किया गया फाइनेंशियल असिस्टमेंट के लिए। राज्यों को जो स्वागत किया गया है कि पूंजी निवेश और राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना दी गई है, और इसके लिए केवल बजट में कि इसको यूज़ करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो बजट में एस्टिमेट किया गया था उसको अब 15,000 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ाकर कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट है 113 है कि
कि 2023 में जो एलोकेशन 1 लाख करोड़ था स्टेट का इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, 5th ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन आर ओवर्ड एंड अबव नॉर्मल बोरोइंग अलॉय। तो इसमें ये किया गया कि सभी निवेशकों को प्रेरित करा गया है कि अर्थव्यवस्था में, तो उसमें ये किया गया 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा और ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण 5 वर्षीय जो है ये लोन फ्री होगा 5 इयर्स तक दिया जाएगा। तो एक तरह से प्रमोट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि एलोकेशन ऑफ दिस एलोकेट विल बी, गति शक्ति के बारे में फिर से बात आ गई जो हम पहले इंट्रोडक्शन में भी देख रहे थे। तो गति शक्ति रिलेटेड टू अदर प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या हो गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की गई है कि फंडिंग की जाएगी, और किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कंप्लीट करा जाएगा इकोनॉमी डिजिटल इंक्लूजन के लिए, डिजिटल जो है वो समावेशन के लिए। और तीसरी बात जो की गई है वो की गई है कि नगर नियोजन स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास, अंतर विकास अधिकरण, तो ये ट्रांसफ़र अफोर्डेबल ट्रांजिट ओरिएंटेड, इन सब की बात की गई है। और इसमें जो 115 है कि 2023 में ही 15 जो फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन है जो कि है 16 से लेके 21 है, 2016 से लेके 21 तक में 15th है एन के सिंह इसके चेयरपर्सन हैं। तो इसमें जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसमें बताया गया कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट 4% है ऑफ जीएसडीपी को जो किया गया है कि राजकोषीय घाटा जो है फाइनेंशियल डेफिसिट अनुमति होगी कि जिसमें कि 0.5% जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो है वो एक तरह से रिलेटेड होगा। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बता चुके हैं इसको कि अनुमति होगी कि 5% जो राजकोषीय घाटा है उसमें 0.5% जो है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड होंगे। तो 0.5 ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि पॉइंट। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की गई है, तो इसमें ये है कि इसमें जो टोटल बजट का जो टोटल है वो बताया गया है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 84 लाख करोड़ बताया गया है कि एक्सपेंडिचर है। जो एक्सपेंडिचर था वो 21-22 में बताया गया था कि अगेंस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर है कि बताया गया है कि इतना बजट का था जो कि 37 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 37.7 लाख करोड़ था, मतलब बताया गया है कि 34.84 लाख करोड़ जो है वो टोटल व्यय होना था, एक्सपेंडिचर होना था। और जो एस्टिमेटेड अनुमान लगाया 37.7 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। अब इसी तरीके से कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो 6.03 लाख करोड़ के बारे में बात की गई है जो कि अमाउंट है 51,971 करोड़ रुपीस के बारे में बात की गई है। इसी तरीके से जो कमिंग बजट है जो एस्टिमेट है वो टोटल एक्सपेंडिचर 2023 का बताया गया थोड़ा सा बढ़ गया 39.45 लाख करोड़ है। और जो बोरोइंग एस्टिमेटेड है जो उधार जो लिए जाएंगे देनेदारी वो है 22.84 लाख करोड़ की बात की गई है। अब जो फाइनेंशियल डेफिसिट है करंट एस्टिमेटेड का वो है 6.9% ऑफ जीडीपी है। 6.9 अभी जो है वो यह है, और ये जो है रिवाइज्ड है फाइनेंशियल डेफिसिट है। इसको पूरा चार्ट बना के समझने की ज़रूरत है कि क्या कैपिटल जो है वो कितना होता है और मॉनेटरी कितना होता है, उसके बाद उसमें डेफिसिट कितना होता है और उसमें राजस्व कितना होता है। ये सारा मैं एक चार्ट बना के बहुत ईजिली ट्रिक सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा और उसी चार्ट को आप मेंस एज वेल एज प्री यूज़ कर सकते हो। तो 6.4% जीडीपी का है ये बताया गया। अब फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो 4.5% जो है वो करना है, एक तरह से इससे बिलो करना है। ये एक तरह से एम है इसका कि 25-26 तक अब ये राजकोषीय घाटा 4.5 करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप याद कर सकते हो। फिर से देख लेते हैं ये कि जो पिछले वर्ष जो है ये बताया गया था कि लास्ट ईयर ये बताया गया था कि 4.5% ये करना था
जो डेफिसिट का जो है वो लेवल है वो करना था। तो ये इतनी सी बात करी गई है। नेक्स्ट है बी सेक्शन आ जाता है। ए सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ बी सेक्शन में डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की गई है और इस स्लैब में कोई खास चेंज नहीं किए गए हैं। उन्होंने महाभारत की एक शांति पर्व अध्याय जो है उसका उन्होंने एक यूज़ कर लिया है। मीन्स जो शांतिपुर का अध्याय 72 का श्लोक 11वां यूज़ किया गया है। तो उसमें उन्होंने मीन्स ये बताया है कि प्राचीन ग्रंथों का रेफरेंस देते हुए बताया है उन्होंने। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसमें यह है कि नई जो इंट्रोड्यूसिंग न्यू अपडेटेड रिटर्न्स, तो इसके बारे में हमें देखना है कि ये बताया गया है। तो इंडिया के बारे में बताया गया कि ग्रो हो रही हैं और टैक्स पेयर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा करके ये सारी बातें बताई गई हैं। तो अपडेटेड रिटर्न्स भी इसमें मिल रहा है, तो इसमें कोई ख़ास इतना नहीं था। उसके बाद है रिवाइज अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स सरचार्जेस कॉर्पोरेशन। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है कि इसमें ये है कि 123 में ये बताया गया है कि ये 8.5% दर से वैकल्पिक न्यूनतम मीन्स अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है AMT जो है वो रेट जो है वो 8.5 यानी कि 8 पॉइंट अल्टरनेटिव AMT जो टैक्स है उसके बारे में बताया गया है कि 8.5 न्यूनतम का भुगतान करें। अभी जो कंपनियां हैं वो 15% से कर रही हैं। तो एक तरह से अभी जो ये देखिए जो 15% से करंट में कंपनी कर रही हैं। तो एक तरह से ये है कि सहकारी कंपनी समिति और कंपनियों के बीच में समानता लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं कि इस दर को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव मतलब एक तरह से किया गया है कि ताकि दोनों में जो है वो एक तरह से दोनों में बराबरी हो सके। मींस किसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज़ में एक तरह से इक्वलिटी आ सके। इस तरह की बात कही गई है कि सरकारी समितियों को अपेक्षित है कि वे मतलब 18.5% वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान करें, ये बताया गया था। नाउ नेक्स्ट है 124 है कि इसमें वो कोऑपरेटिव जितने भी हैं प्रपोज किया गया सरचार्जेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे किया गया है जिसमें 12% टू 7% हैं। मींस 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है जिससे कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक उसकी जो है वो आमदनी जो है टोटल इनकम हो जाएगी। इस तरह की बात की गई है कि सहकारी कंपनियों की। तो 12 से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये अधिभार है मीन्स सरचार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना कर दिया गया 12 to 7% कर दिया गया है 12 से घटाकर। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब इससे मतलब ये हो जाएगा कि सरकारी समितियों की जो जितनी भी हैं उनकी जो है वो इन्हेंस इनकम हो जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सीधी सी बात है तो आम जनता को डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। टैक्स रिलीफ टू प्रेजेंट एंड विद डिसेबिलिटी मीन दिव्यांग जनों को कर में राहत दी गई है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस केवल ये बताया गया है इसमें कि बीमा जो है स्कीम ले सकते हैं वो कोई भी डायरेक्टली एबल्ड पर्सन जो है डायरेक्ट स्कीम ले सकते हैं। और जो माता पिता या अभिभावक हैं उनको केवल ये है कि केवल तभी कटौती करने का प्रावधान जब दिव्यांग के अभिदाता ने मृत्यु हो जाएगी तभी उनको दिव्यांग हैं। अगर दिव्यांग के माता पिता अगर जो डेथ हो जाती है तो वो उनको टैक्स भुगतान नहीं किया जाएगा, सुविधा उत्पन्न होगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभिदाता या जो मृत्यु होने पर एक मुफ्त भुगतान या वार्षिक भुगतान की उपलब्धता मतलब सुनिश्चित की गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट है एक सिचुएशन ये भी है कि जब दिव्यांग जो हैं डिसेबिलिटी डिपेंडेंट हैं उसमें माता पिता मतलब एक ज़रूरत पड़े अगर एक इकट्ठे लमसम अमाउंट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लमसम अमाउंट इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, जब अगर उनको इकट्ठे एक मुफ्त राशि की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी बताया गया है कि माता पिता को 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिक मतलब 8 ईयर्स तक की किया जाएगा कि तो अगर मीन्स अगर 8 यहाँ पे देखिए कि एनुअल लमसम अगर उसे इकट्ठे चाहिए तो एटलीस्ट उन्हें 8 जो है एज ऑफ 60 ईयर्स
तो 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने पर एक मुक्त राशि जो है वो देने का प्रस्ताव किया गया है कि 60 ईयर्स तक। मीन्स अगर जीवन काल में अगर जो जो दिव्यांग आश्रित हैं उनके माता पिता या वे को जीवन काल में अगर मीन्स पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो उसे एक मुफ्त राशि उन्हें मिल सकती है, ऐसा प्रस्ताव है। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के बीच में समानता लाने के लिए। तो राज्य और केंद्र के बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए 20% ऑफ सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई है ऑफ टायर 1। तो इसमें ये बात किया गया कि 14% का योगदान करती है कर्मचारियों को वेतन के। तो इसमें ये है कि ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वलाइज़ किया जा सके एक तरह से। तो इसके लिए जो है वो अब ऐसे मामलों में कर्मचारियों को जो एक 10% की सीमा तक स्वीकृति किया गया है कि 10% तक, ये देखिए 10% तक जो है वो अलाउ किया जाएगा कि सैलरी का मीन्स है डिडक्शन, सच डिडक्शन इज़ अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% तक वो डिडक्ट किया जा सकता है। ऐसी कुछ बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब 10% तक की बात नहीं की गई, एक तरह से ये बात बताई गई है कि 10% सीमा तक स्वीकृत की गई है। अब कटौती सीमा जो है 10 से 14% का प्रस्ताव किया गया है। तो 10% तक तो स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर ये प्रपोज्ड है कि 10 से 14% तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है एक तरह से। स्टार्टअप के लिए जो प्रोत्साहन है 129 में, तो इंसेंटिव फॉर स्टेट स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स के लिए जो है उसके लिए भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है कि कई गुना वृद्धि की गई है, कि संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, ये बताया गया है। कोविड देखते हुए मतलब एक तरह से प्रोत्साहन भी देने की बात की गई है। और उसके बाद इंसेंटिव्स फॉर, सो इसमें 131 पॉइंट्स है कि इसमें एक तरह से डोमेस्टिक जितने भी हैं इंसेंटिव, इसमें ये कहा गया 130 पॉइंट में कहा गया कि ग्लोबल कंपटीशन बिजनेस के देखते हुए 15% जो है टैक्स, 15% जो है एक तरह से रियायत दी गई है, टैक्स रिबेट दिया गया है। और इसको जो है वो 23 से लेकर 24 के बीच में टैक्स रिबेट दिया गया। उसके बाद है स्कीम फॉर टैक्सेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बात किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो असाधारण जो फिनोमिनल इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो बढ़े हुए हैं, उससे मतलब आवश्यकता है कि वर्चुअल डिजिटल में उसको टैक्सेशन में लाया जाए, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको टैक्सेशन में लाने की बात की गई है। और इसी के लिए क्या किया गया है कि तो इसमें परिसंपत्ति जो कि एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो है वो टैक्स जो है वो 30% कर दिया गया है वर्चुअल एसेट्स में अगर ट्रांसफ़र। और इसमें बाकी तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात कही गई है इसमें कि इसके लिए TDS का भी प्लान किया गया है कि जो इसमें होगा कि ट्रांसफ़र वर्चुअल हो तो 1% जो है इसमें एक TDS जो है उसमें भी पे की करने की बात कही गई है। तो इतनी सी बात थी इसमें। और गिफ्ट, ये लिटिगेशन मींस लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव रिपील ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसमें, बस ये बात कही गई है कि जो अपील के जो दायरे हैं वो बहुत अधिक समय तक और संसाधन बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे मुद्दों को जो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड हैं उनको मतलब जल्दी करने के लिए थोड़ा बजट का मीन्स करदाताओं और विभाग के बीच में जो मुकदमेबाजी होती है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जो है एक तरह से एलोकेट किए, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये किया गया है। तो इसमें टैक्स इंसेंटिव फॉर, तो अब इसी तरीके से जो बात की गई है IFSC को भी प्रमोट करने की बात की गई है, ताकि टैक्सेशन जो है वो टैक्स और है वो उसको कम किया जा सके, मतलब एक तरह से मुक्त किया जा सके, दायरे में लाने की प्रयास किया गया है। इसको भी ज़्यादातर
IFFC को आगे और बढ़ाने की और उस दायरे में लाने की बात की गई। फिर नया रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्जेस। तो सरचार्जेस का रेशनलाइजेशन में ये किया गया है कि AOP की आमदनी पर 37%। अब AOP इनकम ऑफ दीज AOPs जो हैं उनकी आमदनी पर 37% जो है वो चार्जेस की बात की गई है। और इक्विटी जो शेयर है यूनिट आदि पर जो है मतलब एक तरह से जो लॉन्ग टर्म है उसमें सरचार्जेस मैक्सिमम 15% की बात की गई है जो जितने भी शेयर हैं उसके लिए। और जो है वो और ये मैक्सिमम बढ़ाकर 37% तक हो सकता है, ऐसी कुछ बात की गई है। और मैक्सिमम लेकिन जो है ट्रांसफ़र अगर करना है जैसे कि जो लॉन्ग टर्म ट्रांसफ़र जो है परिसंपत्तियों का उसमें जो है वो 15% की बात की गई है। तो इस तरह से नाउ 134 पे आ जाते हैं। ये रहा रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्जेस, तो ये हम बता चुके थे, उसके डिस्कस कर चुके थे। नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात जो की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस की बात जो की गई 135 पॉइंट है। तो इसमें क्या किया गया, इनकम टैक्स में जो हैं उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसमें क्या किया गया कि जो इनकम टैक्स हैं उनके लिए ये एक तरह से उपकर है, एक तरह सेस है, तो इसकी बात की गई है। अब कितना लगना है क्या लगना है वो नहीं, लेकिन ये कोरोना के समय में जो ये प्रॉब्लम आई थी उसके लिए है। कर वंचना मीन्स एक तो डिटरेंस अगेंस्ट द टैक्स इवेशन। तो इसमें यही है कि तलाशी कार्यवाही का पता करके अप्रकट जो आय है जिसको कि उन्होंने अभी तक नहीं जो करते हैं बताते नहीं हैं, तो उसके लिए मीन्स प्रेजेंट देयर इज एम्बिगुअस रिकॉर्डिंग ऑफ सेटअप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अगेंस्ट द अनक्लोज्ड इनकम। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है उसके बारे में ये एक तरह से इसको निकालने का थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। रैशनलाइज TDS प्रोविज़न के बारे में बात किया गया, जिसमें कि TDS के प्रावधानों को युक्त संगत बनाने के लिए बजट में 2000 जो है वो दिया गया है और एलोकेशन किया गया है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई है, डायरेक्ट हो चुके थे। तो इनडायरेक्ट में है कि GST में बताया गया है, पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल एक तरह से लैंडमार्क बढ़ोतरी देखने में मिली हुई है 139 का, तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने में मिली है। और ये GST जो परिषद है, GST काउंसिल है, इसने ये इसके बारे में बताया गया है कि इसके मार्गदर्शन और डायरेक्शन से ये कुशलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक पार कर पाए हैं। तो बहुत ही अच्छा है और इसमें और ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और ये भी जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो बढ़ा रहा है इसके बारे में बात हुई, क्योंकि इसमें स्टेट भी हैं और सेंट्रल भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। तो GST जो काउंसिल है इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस UT, तो सभी मिलके तो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो ही जाएगा। तो इस तरह से बात की गई है। तो इसीलिए इसी वजह से ही GST रेवेन्यू में जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उत्साह देखने को मिला है और टैक्स जो है वो पे किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी बात की गई है स्पीच ए में। तो उसमें ये कहा गया है कि इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरह से अधिक सुधार करने की ज़रूरत है। और इसको ये सुधार जो है ये बताया गया है, इसको एक मीन्स डेट भी दी गई कि 13 सितंबर 2022 से इसको ये सुधार ये है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में परिवर्तन। तो इसके लिए कस्टम रिफॉर्म और ड्यूटी चार्ज के बारे में बताया गया है। कोविड-19 के समय में जो हुआ था, तो उसमें महामारी के समय में जो प्रॉब्लम आई थी, तो इसी वजह से जो कस्टम जो है वो सभी मुश्किलों के प्रति जो एक तरह से फ्रंट लाइन जो कार्यकर्ता हैं वो सीमा शुल्क घरेलू क्षमता में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं घरेलू क्षमताओं को या डोमेस्टिक MSME डोमेस्टिक इनको प्रमोट करने में की बात की जा रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैपिटल के बारे में बात किया जा रहा है कि 2000 डबलिंग द प्रोडक्शन 2016 के जो एम था नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी का, उसको एम को डबल करना है बाय 2025 तक। तो ये हम बात की गई है कि उसको
2025 तक उसको डबल करना है। और उसी में जो सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, पावर सेक्टर है, टेक्सटाइल है, लेदर है, फूड प्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, इन सब को किया गया है। और इन सब को एक तरह से घरेलू जो पूंजीगत हैं ये को बाधा पहुंचाते हैं, तो इसमें छूट दी गई है, ताकि एग्जाम किया गया, ताकि जो लोकल हैं प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे एमएसएमई हैं, उनको सपोर्ट मिल सके, ऐसी बात कही गई है इसमें। इसी तरीके से 143 पॉइंट है कि इसमें जो है वो आयात शुल्क रियायत में कोयले खनन परियोजना, विद्युत और इन सब रेलवे और इन सबको भी बताया गया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें भी कंसेशन दिया जा रहा है। और जिसमें कि जितने कोल्स माइन प्रोजेक्ट्स हैं और ट्रांसमिशन ये हैं, इन सबको दिया जा रहा है। और इसी तरीके से ये एक तरह से क्रमिक रूप से हटाया जाएगा। और एक तरह से मीन्स आप देखो कि ये जो है ये कंसेशनल रेट्स इन द कैपिटल गुड्स इंपोर्ट ग्रेजुअली हटाया जाएगा। और टैरिफ जो है वो 7.5% की साधारण जो है वो अधिरोपित किया जाएगा। इस तरह की बातें हैं। और नेक्स्ट है 46 में है, कुछ खास इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे। 360 एग्जेम्पशन एंट्रीज़ हैं जो दी गई हैं, एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं बजट से, जिसमें कि एक तरह से हटा दिए गए हैं 360 से अधिक छूट की वजह धीरे धीरे उसे हटाए जाने की बात की गई है। ग्रेजुअली इसको हटाया जाएगा, फेज़ आउट किया जाएगा। जो टैक्सेस हैं जिससे रसायन हो गया, अब जो किस में हटाए जाएंगे टैक्सेस हैं वो हो गया जैसे कि केमिकल, फाइबर। अब ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आगे ग्रूम करने के, मेडिकल हो गए, ड्रग्स हो गए, इनको सरकार सपोर्ट कर रही है, ताकि इनकॉर्पोरेट कस्टम टैरिफ शेड्यूल इसको हटाने की बात कर रही है। नाउ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स ज्वेलरीज, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी और इससे ताकि आगे ज़्यादा बढ़ावा हो सके। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी की जाएगा कि इसमें सीमा शुल्क दरों में कस्टम ड्यूटीज़ कम की जाएंगी। और जेम्स ज्वेलरीज जिनमें 5% तक जो कस्टम ड्यूटी हैं वो कम किया जा रहा है, इस तरह से ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। 5% जो है वो किया जा रहा है। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ जैसे हैं, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरीके से सपोर्ट करने की बात की गई है, जैसे कि रत्न और आभूषण में की गई थी, जेम्स ज्वेलरीज में की गई थी, तो उसी तरीके से इसमें भी की गई ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। और इसमें जो मेनली जो केमिकल्स हैं उसमें क्या हैं, उसमें है मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, हैवी फीडस्टॉक, पेट्रोलियम, इन सब की बात की गई है। अब एमएसएमई की बात की गई है, तो इसमें एमएसएमई में जो है वो छाता एक अम्ब्रेला की बात की गई कि अम्ब्रेला में जो है उसको 20% वो ड्यूटी उसकी बढ़ चुकी है। मतलब अब महंगा होने वाला जो छाता, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं अम्ब्रेला के वो जो हैं वो जो है उन पे जो पुर्जों पे वापस छूट ले ली गई, जो पहले बढ़ाई नहीं गई। एक तरह से जो 20% और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनमें जो एग्जाम्पशंस जो पार्ट्स के थे वो फिर से वापस ले लिए गए हैं। ये ऐसी है, तो जो फिर से वापस लेने की वजह से विड्रॉ कर लिया गया है फिर से, तो इस वजह से बढ़ जाएंगे उसमें। तो छाता महंगा होने वाला है। पिछले कई वर्षों से स्क्रैप को जो नीति है उसको भी सीमा शुल्क छूट 1 वर्ष के लिए हटा दिया गया है, तो ऐसी बात की गई है। अब एक्सपोर्ट की बात की गई है, तो एक्सपोर्ट में जो है निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे जो सजावटी सामान है, देखिए जो ट्रिमिंग सच आइटम जैसे ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन, जिपर्स, लाइन मटेरियल, मतलब लाइन मटेरियल्स जो हैं, चमड़ा, फर्नीचर, लेदर, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं इनको भी एक तरह से प्रमोट करने की बात की गई है कि इनको भी किस तरह से वास्तविक निर्यातक बनाना है, एक तरह से बोनाफाइड एक्सपोर्टर बनाना है कि ये होना चाहिए एक्सपोर्टर। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक तरह से सर्टेन इनपुट श्रिम्प एक्वाकल्चर को प्रमोट करा जाएगा टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। और श्रिम्प मतलब ये झींगा, तो झींगा मछली एक तरह से आप ये समझ सकते हो।
झींगी जलीय खेती, झींगी जलीय खेती इसको हिंदी में बोलते हैं, मछली नहीं है सॉरी, झींगी जलीय खेती है। तो इस पे एक तरह से शुल्क हटाया जा रहा है ताकि इसको निर्यात को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें ये कि ब्लेंडेड फ्यूल के बारे में बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। मीन्स ताकि ये है कि इससे ये है कि 2 लीटर अब जो ईंधन है मिश्रण किया जाएगा, तो मिश्रण में अपमिश्रण ईंधन जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपीज़ पर लीटर जो है अतिरिक्त आएगा, जो जिसमें जैसे कि जो क्लीन पेट्रोल है तो उसमें 2 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर से, यानी पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ताकि प्रमोट किया जा सके जो मिश्रण है, ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें इथेनॉल मिक्स होता है, इथेनॉल जो मिक्स फ्यूल है उसको प्रमोट करने के लिए बात की गई है। तो इस तरह से एक तरह से ये है। नेक्स्ट है 156 जो है वो ये है कि, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2023 इसी साल, और 2 रुपीज़ पर लीटर जो है वो एक तरह से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी ब्लेंडेड फ्यूल में, वो जो वो है क्लियर फ्यूल में, अनब्लेंडेड फ्यूल में लगाई जाएगी ताकि इसको प्रमोट किया सके। नेक्स्ट है 156 में है कि इसी तरीके से है कि बदलाव वित्तीय विधेयक जो है, फाइनेंशियल बिल जो है, शुल्क दर, सीमा दर और ये सारे जितने भी हैं, ड्यूट से कस्टम टैरिफ है, कस्टम लॉ हैं, इन्हीं सबको जो है बदलाव किए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं इन शब्दों में बजट को मीन्स माय स्पीकर दीज वर्ड आई कमेंड द बजट टू अगेंस्ट हाउस, मीन्स ये सौंप देती हूँ बजट इन्हीं शब्दों में। उन्होंने ये कहा कि मैं इन्हीं शब्दों में अपने बजट को, अब इसमें कुछ एनेक्सेस हैं जैसे कि जो जोड़े गए हैं, तो इसमें ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम बताए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कितना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो हैं प्रोजेक्ट हैं उसमें कितने करोड़ रुपए का दिया जा रहा है, या फिर जो नेट केयर है उससे जो मल्टी स्टेट को दिया गया उनमें कितने करोड़, ये करोड़ रुपीस में है ये सब। तो ये दिए गए कंस्ट्रक्शन ऑफ आइजोल बाईपास जो है उसके बारे में वेस्टर्न साइड में, तो एक तरह से उसके लिए कितना, आइजोल के लिए बाईपास निर्माण के लिए 500 दिया गया है, इसकी बात की गई है। और उसके बाद गैप पैसेंजर रोपवे की बात की गई है कि संगा चोलिंग इन वेस्ट, तो इसकी बात की गई है कि इसमें मीन्स संगा चोलिंग पैसिंग है, तो रोपवे की बात की गई है, इसमें इतना है। और जो बम्बो लिंक्ड रोड है स्पेशली मिजोरम में बन रही है उसमें 100 देने की बात की गई है, और अदर्स के लिए भी की गई है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो, कोई भी इसमें 2-4 स्टेटमेंट इकट्ठे जोड़ के और उसके बाद उसको इकट्ठे किया जा सकता है कि आपके डिफरेंट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। दूसरी बात है, अब ये किया गया है कि बजट में जो है इसमें जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं बजट में उसके एलोकेशन की बात की गई है कि कितना कितना विवरण दे रखा है इसमें कि शिक्षा विभाग पर, जैसे कि हायर एजुकेशन पे या हेल्थ पे या फिर हाउसिंग पे, तो कितना कितना एलोकेशन कितना दिया गया है, किस ईयरली वाइज ये पूरा चार्ट है। तो आप एक बार इसको भी देख सकते हो, इससे हो जाएगा कि किस में मैक्सिमम है, किस में नहीं दिए रखा है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एनेक्सिस जो पार्ट बी है, तो उसमें भी दे रखा है कि किस तरह से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो मीन्स फाइनेंशियल सब इसमें जो है वो कैसे लोन्स के प्रोविज़न किस में किया गया है, किस डिपार्टमेंट में ऐसे है। और कुछ नोट्स भी दे रखे हुए हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगे। तो इस तरह से ये बजट का सेक्शन समाप्त होता है दोनों पार्ट में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा एक शॉर्ट फॉर्म में कि प्री से रिलेटेड क्या बन सकता है, मेन से रिलेटेड क्या बन सकता है। और ऑलरेडी ये बजट बहुत लंबा हो गया है, इसलिए केवल बजट को ही डिस्कस करना था। अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मैंने डायरेक्ट जो इस बिल को गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड करके मैंने ये आप तक पहुंचाया हुआ है, ताकि इसमें कुछ ऐसे मिक्सिंग नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।